हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के मैथ्स में चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे, जो कि आव्यूह है, मैट्रिक्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को सबसे पहले करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करने वाले हैं कि इसके बेसिक्स हम स्टडी करेंगे। बेसिक्स को हम पढ़ेंगे, क्या है इसकी बेसिक्स, बारीकियाँ, जिससे कि हम इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाएँ, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आव्यूह, इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह होता क्या है? कुछ आंकड़े इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना होता है, सही तरीके से, और जिसको आसानी से हम जिन आंकड़ों को कलेक्ट भी कर पाएँ और उन्हें फिर पहचान भी पाएँ कि किस प्रकार से हमने उसको लगाया था सही क्रम में। तो ये समझिए कि फलनों या संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। जैसे एक दिया है, आपकी बुक में भी दिया है, बुक आपके सामने ही होगी संभवतः। देखिए यहाँ पे 15, 6, 10, 2, 13 और 5, ये एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि राधा के पास 15 पुस्तिका 6 कलम, फौजिया के पास 10 पुस्तिका 2 कलम, सिमरन के पास 13 पुस्तिका 5 कलम। तो एक सीक्वेंस दे दिया गया है, किसका? राधा का, फौजिया का और सिमरन का। तो इन सब को इस सीक्वेंस में लगा दिया गया है। ये है पंक्ति और ये है स्तंभ। पंक्ति मीन्स रो और ये कॉलम। तो पहले हम हमेशा ही रो को बोलेंगे, फिर कॉलम को बोलेंगे। फिर ये समझिए कि 15, 10, 13, 6, 2, 5 इस प्रकार का भी ये हो सकता है आव्यूह। यहाँ पे देखिए, ये कुछ आंकड़े हमने लिए हैं, तो ये भी एक आव्यूह है। तो आव्यूह अलग अलग से इसकी कोटि होती है, थोड़ा सा डिस्कस इसका करेंगे। बस फिलहाल तो हम फिलहाल ये समझ लिए कि आव्यूह क्या होता है कि फलनों या संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। आयताकार शब्द से मतलब ये नहीं कि हमेशा आयताकार हो, वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन कोई भी वर्ग होने से पहले आयत ही होता है, क्योंकि उसमें एक लेंथ और एक इसमें ब्रेथ होती है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ये तो पता है आपको। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है इस किसी आव्यूह का ऑर्डर? मान लीजिए m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। तो किसी आव्यूह को इस प्रकार का, जिसमें कि m पंक्ति और n स्तंभ हो, तो उसको m/n कोटि का आव्यूह अथवा केवल m/n आव्यूह बोलेंगे। कोटि शब्द ना भी बोलने चलेगा, m/n आव्यूह उसको कहते हैं। ठीक है, अब ये m/n क्या हुआ? तो यहाँ पर दोबारा से आ जाइए। जैसे ये था 15, 6, 10, 2, 13, 5, इसमें हमें देखना है कि इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं। तो पंक्ति देखो, पंक्ति इधर को होती है, ये होती है पंक्तियाँ, और ये कॉलम होते हैं जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं, रो और कॉलम। ये भी ध्यान रखेंगे कि रो और कॉलम इनको इंग्लिश में कहते हैं। और ये भी ध्यान रखने योग्य बात होती है कि पहले हमेशा ही पंक्तियों को लिखते हैं, फिर स्तंभों को लिखते हैं जब भी हम कोटि लिखते हैं। तो देखो इसकी क्या कोटि क्या बनेगी? इसमें पंक्तियां हैं कितनी? 1, 2, 3, तो इसका लिखा 3, और स्तंभ हैं इसमें 2, तो इसकी कोटि बनी 3/2। इसके लिए देखो, मैंने इसीलिए 3 उदाहरण लिए हैं यहाँ पे। इसकी कोटि क्या बनेगी? इसकी पंक्ति है 1 और 2 और स्तंभ 1, 2, 3, तो ये हो गई इसकी कोटि। इसमें देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो बना 3, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो हुआ 3/3। तो ये इसकी कोटि कहलाती हैं। और हमेशा ही ध्यान ये रखना है कि पहले रो को लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। ये इसमें याद रखने योग्य बात है। और अगर याद नहीं रहता तो एक मैं तरीका बता देता हूँ। तरीका इसका ये है कि इसको ऐसे याद कर लो कि रोक, बस हमेशा ही रोक दो किसी आव्यूह को, तो याद हो जाएगा। क्या है ये? रो, कॉलम, सॉरी पंक्तियाँ, और क से कॉलम, स्तंभ। हो गया यार, ये बन गया रो और ये बन गया कॉलम। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं
कि हमेशा ही पहले रो और फिर कॉलम इसमें लिखते हैं। चलिए, कोटि समझ में आगे होगी खूब। अब इससे आगे का स्टडी करते हैं, आगे इसमें क्या चीज़ हो सकती है। अब हम इसके प्रकारों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, प्रकार इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें दिया है। देखिए आपकी बुक में टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह नंबर 1। स्तंभ आव्यूह किसको कहते हैं? देखो बहुत बढ़िया से आपकी बुक में दिया है। अगर मैं इसको नोट करूं तो कोई फ़ायदा होने वाला इसमें नहीं है, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें हैं। देखिए, पहला स्तंभ आव्यूह, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें केवल कॉलम होता है। केवल कॉलम का मतलब एक कॉलम होता है, एक स्तंभ। देखो ये रहा, पूरा एक ही स्तंभ है, दूसरा तो कोई नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो इसकी कोटि क्या बनेगी? देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति। पंक्ति तो हो गई 4, तो इसलिए 4 बाई, और कॉलम हो गया 1, तो इसलिए लिखेंगे 4/1 कोटि का ये स्तंभ आव्यूह है। चलिए, पंक्ति आव्यूह को समझिए। क्या होता है पंक्ति आव्यूह? जिसमें केवल एक रो होता है बस। देखो, एक रो है इसमें बस, भले ही कॉलम 1 2 3 4 हैं, लेकिन रो एक है। तो जिसमें एक रो होगा वो पंक्ति आव्यूह, जिसमें एक कॉलम होगा वो स्तंभ आव्यूह। यहाँ पर कोटि इसकी किस प्रकार से लिखी जाएगी? देखो, रो कितना है? 1, तो 1 लिखा पहले, बाई, फिर ये कॉलम कितने हुए? 4, तो फिर 4 लिख देंगे। तो 1/4 कोटि का ये पंक्ति आव्यूह है। व्यापक रूप से इसको क्या लिखते हैं? Bij 1/n, एक 1/n कोटि का पंक्ति आव्यूह है। अब आ जाते हैं वर्ग आयु पे, क्योंकि देखो मैंने तीनों ही उदाहरण यहाँ पे लिए थे। वर्ग आयु में समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो जाए। जैसे हमने तीसरा उदाहरण लिया था कि 3 ही पंक्तियाँ थी और 3 ही कॉलम थे। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएं, क्या दोनों? m और n, तब उसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। चाहे तो वो 3/3 का हो, चाहे वो 4/4 का हो, 5/5 का हो, लेकिन याद ये रखना है कि वहाँ पे m और n आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर हो गई होगी बात ये भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसको नेक्स्ट टाइप है विकर्ण। विकर्ण आव्यूह। देखो, विकर्ण आव्यूह पे आ जाओ। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं? एक वर्ग आव्यूह B इक्वल टू Bij m/m समझ लीजिए, विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। ध्यान दीजिए, विकर्ण आव्यूह किसको कहते हैं? केवल विकर्ण, एक विकर्ण के अवयव तो हैं सभी अलग अलग, जीरो के अतिरिक्त, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं। देखो इसमें, यहाँ पे देखो, अगर हम 2/2 का देखें तो इसमें ये तो है एक डायगोनल -1 और 2, लेकिन ये दोनों जीरो हैं, क्योंकि 4 ही तो होंगे अवयव इसके। इसके देखिए, इसके तीनों अवयव तो जीरो के अतिरिक्त हैं, लेकिन बाकी सभी ही जीरो हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक उदाहरण इन्होंने सिंगल का भी दिया है, सिंगल कोटि का, तो ये 4 ही दे दिया है, तो ये तो एक ही है। अभी इसे किधर का भी बोल सकते हैं, इसमें जीरो है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल है। तो ये होगा विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। देखो, स्केलर में और विकर्ण में छोटा सा एक अंतर है। कौन सा अंतर? समझिए कि जब किसी विकर्ण आव्यूह में पूरा का पूरा डायगोनल सेम टू सेम हो, सेम टू सेम का मतलब जैसे यहाँ -1.1 है तो ये भी यही हो, ये भी यही हो, तीनों के तीनों अवयव सेम हो। जैसे कि यहाँ पे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √3 √3 √3, बाकी सारे जीरो। तो वो विकर्ण आव्यूह जिसके डायगोनल के सभी अवयव समान हों, वो अदिश आव्यूह जिसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और विकर्ण में जरूरी नहीं कि ये
बराबर ही हो। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अदिश अवयव हमेशा ही विकर्ण अवयव होता ही होता है ना। चलिए नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट है फिर तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें वही चीज़ फिर दोबारा वापस चले जाओ किस पे, डायगोनल पे। डायगोनल में क्या था, डायगोनल में ये था कि केवल एक डायगोनल के अतिरिक्त सभी जीरो थे। स्केलर में क्या था, स्केलर में सभी समान थे, पूरा डायगोनल समान था और बाकी सारे जीरो थे। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है ये एक ही होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अगर हम 2 का देखें तो ये भी 1 और ये तो खैर 1 होगा ही सिंगल वाला। तो ये सारे मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ये होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम तत्समक अवयव हिंदी में कहते हैं। तो क्लियर होगी, 3 बातें याद रखनी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में सारे जीरो होते हैं, बस एक डायगोनल होता है और उसकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज सेम होती हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, कुछ भी हो। 2 2 2 है तो 2 2 2 रहेगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो आपस में पूरा डायगोनल सेम होगा। अच्छा, अगर पूरा डायगोनल ही एक 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 हो जाए तो उसको कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। अब आ जाते हैं शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स तो सबसे आसान इसमें, भाई जिस अवयव के सारे ही अवयव जीरो हों वही होता है जीरो मैट्रिक्स। ओके, सिंपल। चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा एक और टॉपिक बहुत बढ़िया दिया है इन्होंने, छोटा सा ही है लेकिन है बहुत बढ़िया। अवयव की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। परिभाषा 2 अवयव ए और बी आपस में समान कब कहलाएंगे, जब इस प्रकार से होंगे। देखिए उदाहरण से बहुत बढ़िया बात समझ में आती है कि 2 3 0 1 और 2 3 0 1, मतलब कहने का सेम टू सेम हो और आपस में इक्वल जरूर लिखा जाए इनके। मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों ही आपस में बराबर लिखे जाएं। फिर आगे क्वेश्चन जब हम देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज हो जाएगा। तो 2 अवयव बराबर कब माने जाते हैं, जब उनके सारे के सारे अवयव सेम टू सेम हो जाएं। प्लेस भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तब वो बराबर होते हैं। प्लेस में अगर भिन्नता हो गई तब वो बराबर नहीं माने जाते। पहला सवाल इन्होंने दिया है, हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज कुछ ऐसी बात बेसिक्स में अगर छूट गई होगी तो हम उसको भी कर लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ ही। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मैट्रिक्स है ए 2 5 19 और माइनस के साथ। ये है 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये एक अवयव है, मैट्रिक्स है ये। तो इस मैट्रिक्स में इसने कुछ सवाल किए हैं, खंड हैं सवालों के। देखो पहला तो खंड ये है कि इसने पूछा है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। ओके, कोटि, ऑर्डर बताना है इसमें कि क्या ऑर्डर है इसका। ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले रो और फिर मतलब कॉलम, पहले रो फिर तो रो कितने हैं, रो हैं इसमें 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2 3 और 4। तो कोटि समझ में आ गई। कोटि क्या है इसकी 3/4, ये इसकी कोटि है। सेकंड समझिए, सेकंड में क्या पूछा, सेकंड में कहा अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बहुत आसान, गिन के बता दो। ये रहा, गिन के जितने भी हैं बता दो। लेकिन अगर गिनना भी नहीं चाह रहे, कोटि पता कर लिया आपने, तो 3 और 4 गिन के गुणा कर लो आपस में, 3 चौके 12। देखो
संख्या आ जाएगी अवयवों की, गिन के भी चेक कर सकते हैं आप। तो अवयवों की संख्या आ गई, इनको अवयव कहते हैं। ये जो सब अलग अलग से लिखे हैं ना, ये सारे नंबर्स ये अवयव कहलाते हैं। फिर थर्ड पे आ जाओ। देखो थर्ड थोड़ी सी और नई बात इसमें आएगी कि अवयव A13, A21, A33, A24 और A23, इन सारे अवयवों को हमें पता करना है। देखो पहले दिया है इसने A13, देखो A13 1, पहले क्या है 1 रो, तो ये है 1, ठीक है, पहली रो पता लग गया। फिर इसमें तीसरा कॉलम, इस रो का तीसरा कॉलम क्या है, ये रहा। तो ये जो 19 है ये क्या है, ये A13 है, 19 है A13। दूसरा A21, देखो 2 क्या है, पहले 2 बोला ना सुने, पहले बोला रो और 1 क्या बोला, कॉलम, तो ये हो गया 35। तो ये क्या हुआ, ये हुआ A21 35। फिर A33 में क्या होगा, देखो 33 में A33 बोलेंगे, 33 नहीं बोलेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई। ओके 33 क्या बोलेंगे, 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 रो, थर्ड रो तो कौन सी है, ये है, ये वाली, और इसमें 3 बोला इसने, तो ये हुआ 33। तो ये क्या हुआ A33, क्या है ये -5। फिर A24 बोल रहा है, A24 क्या है, 2 तो रो और कॉलम 4, ये हुआ 12। और A3 क्या हुआ, ये हुआ A23 क्योंकि 2 रो और तीसरा कॉलम 5/2। क्लियर हो गई बात। देखो ये थोड़ा सा इसका शुरुआती चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और बड़ी आसानी से समझ जाएंगे अगर मेरा वो फॉर्मूला याद रखेंगे, और रॉक वाला कि पहले रो और फिर कॉलम, बस हमेशा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या हैं। तो देखो हम कोटियों को देख सकते हैं। टोटल अवयव दिए हैं इसने। फर्स्ट पहला तो दिया है कुल अवयव, कुल अवयव हैं 24। तो देखो 24 में कैसे बन सकते हैं, एक पंक्ति और 24 कॉलम बन सकते हैं। एक पंक्ति में ही पूरी पंक्ति में 24 कॉलम बना लो, या 24 पंक्तियों का एक कॉलम बना लो। ऐसा भी चल सकता है कि एक कॉलम बनाओ ऐसे करके ऊपर से नीचे, और उसमें भी 24 के 24 अवयव आ जाएंगे। फिर क्या हो सकता है, अगर 2 से देखें इसको डिवाइड करके तो 12 आएगा। 2 और 12 इनको डिवाइड करके देख रहे हैं ना, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो फिर बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब 2 तो पंक्ति बना लो, 12 कॉलम बना दो, या 12 कॉलम पंक्ति और 2 कॉलम बना लो, तो ये हो जाएगा। फिर 3 से देखो, 3 8 24, 3 रो और 8 कॉलम, या 8 रो 3 कॉलम। 4 से भी हो सकता है, 4 6 24, 4 रो 6 कॉलम, या 6 रो 4 कॉलम। और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के आगे 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो हम तो पहले ले आए इसको, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से, 12 से जाएगा तो 12 का हमने पहले लिख लिया। तो यही है केवल संभव, इतनी ही, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतनी ही हैं इसकी कोटियाँ जो संभव हैं। संभव कोटियाँ इतनी बन गई इसकी। और देखिए सेकंड भी बोला है इसने। सेकंड कहा है 13 अवयव हैं तो
तो लिख देंगे कुल अवयव बराबर 13। 13 वाले में कैसे कर सकते हैं, देखो 1 गुणा 13 कर दो, या तो सॉरी गुणा नहीं बोलेंगे, 1/13 और 13/1। और 13 एक प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिए, किसी से डिवाइड भी नहीं होता। नहीं डिवाइड होता तो देखो ये केवल 2 ही कोटियाँ संभव हैं इसकी, एक तो 1/13 और एक 13/1। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी प्रकार का है कि एक दिया है इन्होंने कुल अवयव 18। 18 वाले को 1 से डिवाइड करके देखेंगे, देखो कोटियाँ हमें पता लग जाएंगी बड़ी आसानी से। 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 18 ही आएगा, फिर 18 और 1 आ जाएगा, अगला उल्टा कर दो इसका, जो रो थी कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। फिर हो सकता है 2 से, 2 नम 18 और 9/2, 2/9, 9/2 हो सकता है। 3 से करके देखो, 3/6 और 6/3। और किसी से 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, सब हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, इतनी ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइप से इसे कोटियाँ इसकी बन सकती हैं, है ना। सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोल रहा है 5 अवयव, कुल अवयव बराबर 5। कोटियाँ कितनी बनी, क्योंकि 5 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की कोटि 2 ही बनती हैं, 1/5 बनेगी या 5/1 बनेगी, इसके अलावा और कोई कोटि नहीं बन सकती। या तो एक रो में इसको सजा दो या एक कॉलम में, बस इसकी कोटि 2 ही बन के आएंगी। और समझिए, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बेसिक है, ये समझ लीजिए इस चैप्टर का। ये एक 2/2 अवयव हमें बनाना है, जहाँ AIJ हो, मैट्रिक्स AIJ हो, मैट्रिक्स AIJ बोलेंगे इसको। फर्स्ट ले लिया हमने AIJ इक्वल टू I+J का स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो बनाना है हमें 2/2 का। 2/2 के लिए हमारे पास अवयव कितने होने चाहिए, देखो 2/2 का मतलब अवयव होने चाहिए हमारे पास 4। 4 में से ये है, देखो 4, ये A11, ये A12, ये A21 और ये A22, ये बनेगा A11, 12, 21, 22। क्योंकि पहले क्या लिखा जाएगा, पंक्ति। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसा लिख देते हैं कि इसे 11 और इसे 12 और इसको 21 और इसको 22, नहीं, पहले 11 ये, 12 ये, 21 ये, 22 ये ध्यान देना है कि पहले हमेशा ही पंक्ति को लिखना है। तो ये इस प्रकार से मैट्रिक्स बन के आएगा। देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चारों के चारों अवयव चाहिए, हर बार में चारों के चारों अवयव चाहिए। तो हमें 1 1 चाहिए, इसका मतलब है ना। चलो 1 1 निकालो पहले, 1 1 1 1 I भी 1 J भी 1, कितना हुआ 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 ही आया। A12 भी चाहिए हमें यहाँ रखने के लिए, तो I1 J2 बटे 2, 3 का वर्ग 9 बटे 2, फिर I21 भी चाहिए हमें, तो जहाँ I1 था वहाँ 2 रख दिया और J1 रख दिया बटे 2, 2 और 1 3 का वर्ग 9 बटे 2, और 2 2 बराबर 2 + 2, जहाँ I और J थे वहाँ 2 और 2 ही लिखा बटे 2, इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर, तो ये 4 का वर्ग बटे 2 मतलब 16 बटे 2, कितना हुआ 8। इसका जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना, 2, ये 9 बटे 2, ये भी 9 बटे 2 और ये यहाँ 8।
ठीक, हमें मैट्रिक्स की रचना करनी थी और हमने मैट्रिक्स की रचना कर दी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 2/2 इसने बोला है उसके हमें चारों अवयव ज्ञात करने पड़ेंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। और यही काम हमें इन तीनों ही खंडों में करना है। तीनों खंडों में से एक काम कर लेते हैं कि फर्स्ट तो कर दिया मैंने, सेकंड आप अपने आप से करेंगे, बहुत आसान सा है। थर्ड को मैं थोड़ा और करा देता हूँ और क्लियर हो जाएगी स्थिति। AIJ इक्वल टू I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या क्या निकालना है, क्योंकि 2/2 ही इसमें अवयव निकालना है। तीनों खंडों के लिए निर्देश यही है कि 2/2 ही अवयव ज्ञात करना है। A11 इक्वल टू, जहाँ I है वहाँ 1 और जहाँ J है वहाँ भी 1/2, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर कर लिया तो ये आया 1 प्लस 2 और 1 2 कितने होते हैं 3 और 3 का वर्ग 9/2 आ गया। 1 2 करेंगे तो यहाँ 1 और अब यहाँ J की जगह 2 रख देंगे। कहाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 यहाँ 2। इस सीक्वेंस को हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ हमने कुछ लिखा और यहाँ हम कोई कुछ कर पुटअप कर दें। जैसे हम यहाँ 2 लिख देते, यहाँ 1 तो गलत हो जाता हो। 2 बराबर 1 प्लस 4 होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 25/2। फिर A21 भी ज्ञात कर लो। यहाँ लिखेंगे 2, देखो इस बार चेंज हो गया, I 2 और J 1। 2 प्लस 2 कितना है 4, 4 का वर्ग बटे 2 16/2 8 आ गया। अब चाहिए क्या A22। A22 के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 और J में भी 2 स्क्वायर बटे 2, तो यह आया 2 और 2 दूनी 4 2 6 6 स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर 36/2 बराबर 18। मैट्रिक्स हमारा तैयार हुआ। मैट्रिक्स बना 9/2 25/2 8 एंड 18। इस प्रकार से हमारा अवयव बनकर तैयार हो गया है। और जो सेकंड मैंने आपके लिए बोला है आप उसको संभवतः कर लेंगे, ओके, प्रैक्टिस के लिए। फिर आ जाते हैं 5 पे। 5 में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसने कहा है ऑर्डर 3/4 का, 3/4 का इसमें अवयव बनाना है। और इसी प्रकार से उसने दिया है जैसे कि 4th में दिया था, लेकिन वहाँ ऑर्डर जो दिया था वहाँ 2/2 दिया था, लेकिन यहाँ ऑर्डर दिया है 3/4 का। इसके लिए हमें AIJ पता होना चाहिए जो उसने दिया है, 1/2 माइनस 3I प्लस J का मोड दे दिया। देखो इसने और मोड दिया है तो मोड का हम काम भी पूरा करेंगे। मोड की वैल्यू किस प्रकार से होती है कि कोई भी प्लस अथवा माइनस की वैल्यू होती है और मोड के अंदर जब मोड से बाहर आती है तो सब वैल्यू प्लस हो जाती हैं। इतनी बात पता है संभवतः। चलिए हमें यहाँ देखो क्या करना है, 3/4 का किस प्रकार से बनाएंगे। एक थोड़ा सा मॉडल हम बना लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या। एक तो हमें A11 चाहिए, 1 2 चाहिए, क्योंकि पंक्ति है कितनी 3, पंक्ति 3 है। देखो पंक्ति 3 और कॉलम 4, तो A13 और A14, A21 A22 A33 A4 नहीं A34 A31 A32 A33 A3 अच्छा ये A23 ये A33 ये A34। दोबारा समझिए 1 1 1 2 1 3, देखो ये 1 1 1 1 2 2 2 2 शुरू में, फिर 3 3 3 3। इधर से देखो पहला कॉलम
दो 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 कॉलम, तीन तीन तीन, चार चार चार। ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये होगा। तो इन सारे अवयवों को हमें चाहिए। कितने सारे अवयव हैं? 3/4 अगर ऑर्डर है तो अवयव हो गए कितने? 12, 3 चौके 12 याद रखेंगे। इन 12 के 12 को हमें याद निकालना है। देखो कैसे, A11 निकालिए पहले। 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ भी I और J है वहाँ 1 भर देंगे। तो ये हो जाएगा -3 × 1 + 1 बराबर -3 + 1। -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2। लेकिन जब इससे बाहर निकल के आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और कट कर 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1। A11 कितना आया है? 1। फिर देखो A12, देखो इसी क्रम में करते चले जाएंगे, बहुत आसान है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लग रही होगी, लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जो कैलकुलेशन ना कर पाओ। I की जगह 1 भरेंगे और J की जगह 2। 1/2, 3 एकम 3 में से 2 गए, माइनस का 1, माइनस के 3 है ना, प्लस का 2 है, और ये प्लस का बन जाएगा। तो 1/2। A13 को करो, जहाँ I यहाँ 1 है और J 3 है, तो 1/2 गुणा -3 + 3 0, और ओवरऑल 0। फिर करेंगे 1/4 को, 1/4 को करिए, 1/2 -3 × 1 + 4। तो ये हुआ 4 में से 3 गया 1, तो 1/2, और 1 का मोड भी करेंगे तो वही 1/2 ही आएगा। अब हमें चाहिए 2 वाले, 2 1 चाहिए हमें। I हम रखेंगे 2 और J रखेंगे 1। तो देखो 3 दूनी 6, माइनस के 6 + 1 कितने बचे? -5, जबकि वो पूरा प्लस भी हो जाएगा, तो 5/2। A22 चाहिए, 1/2 -3 × 2 + 2 = 3 दूनी 6 में से 2 गए -4, माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। और देखो, और देखिए 2 3 को देखो, 1/2 -3 गुणा 3 + 3, यहाँ 2, हाँ 2 आएगा। 3 दूनी 6 में से 3 के -3 और माइनस का प्लस हो जाएगा। A24 भी इसी प्रकार से, -3 × 2 + 4, 3 दूनी 6, माइनस के प्लस के 2 बचेंगे, 2/2, तो 1 आ जाएगा। अब आएगा 31 का नंबर। 31 क्या हो जाएगा? -3 × 3 + 1, 3 3 9, माइनस के 8, क्योंकि -9 + 1 तो -8 हो जाएगा, और वो प्लस बन जाएगा 8/2, तो 4 आ जाएगा। A32 समझिए। देखो ऐसे इसमें लिखते चले जाएंगे, वो चाहे कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना दे, तो ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं है, सीधी वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे, कैलकुलेट करते चले जाएंगे। 3 3 9, माइनस के 7 बचे, प्लस का हो जाएगा। 3 3 देखो, -3 × 3 + 3, 3 3 9, -6, प्लस का हो जाएगा, कितना है? 3। और भाई A34 ले लो बस, 1/2 -3 × 3 + 4, 3 3 9, माइनस के 5 बचे, प्लस का हो गया 5/2। देखो सारी वैल्यूज़ हमने याद कर ली है, वैल्यू बहुत सारी हैं, कितनी हैं? 12 हैं। उन सब को हम यहाँ पे मैट्रिक्स में रख लेंगे। तो मैट्रिक्स क्या आएगा? ये आएगा 1/2 और 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, फिर 7/2, नहीं पहले 4 आएगा, 4 आएगा, फिर 7/2, और फिर 3 आएगा। हाँ ये 3 आएगा यहाँ, 3, और ये 5/2। ये लो,
ये हो गया आपका मैट्रिक्स तैयार। तो मैट्रिक्स तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमें AIJ पता है तब हम कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना दे रखा हो, पूरा हम मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसमें जो सेकंड है, सेकंड आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आप इसको सेकंड को करें और अपनी प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ करते रहें। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इनकी वैल्यूज ज्ञात करनी है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखो, बराबर जो मैं बोल रहा था अब यहाँ पे यूज हो जाएगा। 4x 3 और 5, y z 1 और 5। देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य होती है कि कभी भी बराबर वाले मैट्रिक्स होते हैं, जो बराबर यहाँ पे आया होता है, तो बराबर वे होते हैं जिनकी कोटियाँ समान हो। हमेशा ध्यान रखना है, कोटियाँ समान होनी चाहिए। तो कोटियाँ समान है तो देखो सारे संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। संगत अवयव, यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, तो कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है। बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 4y के बराबर हो गया। 4 है ना यहाँ A11, और ये भी A11 है। x 1 के बराबर हो गया और z 3 के बराबर हो गया। तो तीनों वैल्यू मिल गई हमें। x का मान 1, y का 4 और z का 3। ये हमारा उत्तर बन गया। क्लियर हो गया? बहुत आसान है ना। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये तो खैर है ही बराबर। देखो अपने आप ही पहले से दे रखा है। ये हुआ आपका फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड में दिया है x + y 2, 5 + z और यहाँ है xy। इधर दिया है 6, 2, 5, 8, है ना। चलो बराबर रखो। x + y किसके बराबर, 6 के। नंबर 1 बात। 5 + z किसके बराबर, 5 + z बराबर तो 5 के बराबर। तो यहाँ से z निकाल देंगे। देखो 5 उधर जाके घट जाएगा और बचेगा 0। एक क्या दिया है, xy दिया है। देखो xy किसके बराबर, 8 के बराबर। xy 8 के बराबर। एक वैल्यू हमने निकाल ली है, दो वैल्यू अभी भी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, x - y निकाल दो, फिर हम इसको युगपत समीकरण बना के, एक तो बनी हुई है, दूसरी और बना लेंगे x - y वाली। तो ये निकाल देंगे बड़े आसानी से। x + y का होल स्क्वायर -4xy होता है। अगर ये कहीं सर्व समीकरण आपने पढ़ी है तो x - y का होल स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर -4xy के बराबर होता है। और होता है तो इसकी वैल्यू रख लेंगे, और वैल्यू रखने के लिए ही तो हमने इसको लिखा है -4 × 8, क्योंकि हमें फाइनली करके दिखाना है। अगर करके ना दिखाना होता तो सीधा इसका उत्तर आ जाता है कितना, कि दो संख्याओं को जोड़कर 6 हो, उनकी गुणा 8 हो जाए। तो देखो 1 4 1 2, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। तो x 4 कह लो और y 2 कह लो, लेकिन कौन सा क्या आएगा ये चीज़ हमें देखना है। 36 - 32 बराबर 4, x - y होल स्क्वायर आया है। x - y बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये हमारी समीकरण बन गई 2। 3 बोलो, बल्कि 2 तो ये थी। अब इसको हल कर लो, ऊपर नीचे रखे। x + y फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। x + y = 6 एंड x - y = 2। ये 1 है और ये 3 है, तो यहाँ पे जोड़ने पर ये कट जाएंगे। क्या कटेंगे, y से y। x कितने x, 2x, 6 और 2 8, और x बराबर 8/2 बराबर 4।
ये वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 + y बराबर 6 और भाई y बराबर 6 - 4 बराबर 2। ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, x की 4, y की 2 और z की 0। z की 0 हो गई, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब आप इसमें क्या करेंगे,